Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Nursing Lecture with GK. Myself Gurvinder Kaur, I am in OBG and currently working in the Deshpande University. So today we will discuss about the topic that is the causes of onset of labor. That means what are the causes of onset of labor की लेबर जो है वो कैसे स्टार्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Before discussing about this causes of onset of labor, firstly we will discuss about what is the labor. मतलब डेफिनेशन क्या है. तो लेबर क्या होता है. बेसिकली लेबर है क्या है. लेबर क्या होता है. दैट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ऑन द जेनिटल ऑर्गन्स इन एन अटेम्प्ट टू expel the vital product of the conception out of the womb through vagina into the outer world. So that is the labor. तो लेबर क्या है. वो सारी चेंजेस, जितने भी चेंजेस हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में हो रहे हैं, किस लिए. ताकि जो वाइबल प्रोडक्ट है कंसेप्शन का. वाइबल प्रोडक्ट क्या होता है. मैंने पहले भी हमने लास्ट में लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि वाइबल प्रोडक्ट क्या होता है. जब प्रेगनेंसी जो है 28 वीक को क्रॉस कर देते हैं तो उस पीरियड को हम बोलते हैं वाइबल पीरियड. तो दैट मीन्स बेबी जो है अब वाइबल है. 28 वीक के बाद क्या होता है. जो भी प्रेगनेंसीज होती हैं, अगर वो डिलीवरी होगी, चाहे वो जैसे भी डिलीवरी है, चाहे बेबी डेड है चाहे लाइव है, तो उसको हम थ्रू द वजाइना ही उसको मतलब पास आउट करते हैं. मतलब डिलीवर होता है, मतलब उसमें अबॉर्शन नहीं होगा, वो वजाइना उसको हम डिलीवरी ही मानते हैं. तो डेट इज अ वाइबल पीरियड. तो इसमें क्या है, वो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में, ताकि जो वाइबल प्रोडक्ट है कंसेप्शन का उसको वोम से मतलब यूट्रस से इंटरनल एनवायरनमेंट से मदर के बाहर निकाल सके थ्रू द वजाइना. तो वो सारे चेंजेस होते हैं उनको हम बोलते हैं लेबर. दैट इज नोन एज द लेबर. सो नेक्स्ट इज द व्हेन वी विल से द लेबर इज नॉर्मल. नॉर्मल लेबर दैट मीन्स दैट इज आल्सो नोन एज द यूटोसिया. तो हम लेबर को नॉर्मल कब कंसीडर करते हैं. तो लेबर को हम नॉर्मल तब कंसीडर करते हैं, एक तो अगर लेबर जो है वो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस स्टार्ट हुआ है, ऑनसेट उसकी स्पॉन्टेनियस है. स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही नेचुरली लेबर पेन जो है, लेबर जो है वो स्टार्ट हुई है. हम कई बार क्या होता है, जब लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती है मदर में, लेबर स्टार्ट नहीं होता है, प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है, तो हम आर्टिफिशियली उसे इंड्यूस करते हैं, जिसमें हम उसको या तो ऑक्सीटॉक्सिन देंगे या फिर उसकी मेम्ब्रेन जो होती है उसको रप्चर करते हैं. तो लेबर उस अगर ऐसा कुछ है तो उस कंडीशन में हम लेबर को नॉर्मल नहीं मानते. नॉर्मल कब होगा, अगर तो वो स्पॉन्टेनियस है, ऑनसेट जो उसका स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ही स्टार्ट हुआ है. एट टर्म बेबी जो है वो टर्म पे है. टर्म मतलब टर्म कब बोलते हैं, जब 37 वीक कंप्लीट होने के बाद, 37 कंप्लीट ऑफ द 37 वीक से लेके 40 वीक तक की प्रेगनेंसी के बीच में अगर बेबी डिलीवर हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं टर्म बेबी. अगर 37 वीक कंप्लीट करने से पहले होगा तो उसे हम प्री टर्म बोलते हैं, और अगर 37 और 40 वीक के बाद अगर डिलीवरी होती है तो उसे हम बोलते हैं पोस्ट टर्म बेबी. तो बेबी जो है वो टर्म होना चाहिए. लेबर जो है वो स्पॉन्टेनियस स्टार्ट हुआ है. थर्ड थिंग, अगर उसकी जो प्रेजेंटेशन है दैट शुड बी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशन में, अब प्रेजेंटेशन क्या है कि जो कौन सा पार्ट है बेबी का जो कि लोअर जो पोल है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज अ प्रेजेंटेशन. मतलब पहले कौन सा पार्ट उसका बाहर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसकी प्रेजेंटेशन करते हैं. तो प्रेजेंटेशन जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है. सिफेलिक या फिर ट्रांसफर भी होती है. तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन कब होती है, अगर बेबी का हेड जो है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो उसे हम बोलते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन. और अगर उसका हेड जो है वो ऊपर की तरफ है तो उसे हम बोलते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन. अब हमने इसमें क्या कंसीडर किया है कि उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होनी चाहिए. अब देखो क्या है, जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है उसमें भी जो प्रेजेंटिंग पार्ट आते हैं हमारे वो 3 हो सकते हैं. सिफेलिक प्रेजेंटेशन मतलब उसका हेड डाउन है, लेकिन उसमें भी क्या है, अब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है. प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब प्रेजेंटेशन का कौन सा पार्ट है जो पहले हमारे लो लाइन को, लो यूट्राइन सेगमेंट को टच कर रहा है या फिर पहले आ रहा है, प्रेजेंटेशन का भी पार्ट. तो अगर मान लो अब हमारे पास सिफेलिक प्रेजेंटेशन मतलब उसका हेड डाउन है, तो हेड डाउन है, उसमें भी उसके प्रेजेंटिंग पार्ट जो वो 3 हो सकते हैं. या तो उसका वर्टेक्स होगी, या उसकी ब्रो होगी, या फिर उसकी फेस प्रेजेंटेशन होगी. और वो कैसे डिपेंड करता है, दैट विल बी डिपेंड कि बेबी का एटीट्यूड क्या है. तो बेसिकली जो हमारा यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है वो होता है फ्लेक्शन. बेबी जो प्रॉपर फ्लेक्स होता है, तो अगर तो वो कंप्लीट फ्लेक्शन है तो उस केस में उसका जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो होगा हमारा वर्टेक्स.
अगर वो डी फ्लेक्स है तो उस केस में ब्रो होता है, और अगर उसका जो मतलब हेड है उसका अगर एक्सटेंडेड होगा तो उस केस में उसकी फेस प्रेजेंटेशन होगी। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन में भी अगर उसका प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो फेस या फिर ब्रो है, उसे भी हम नॉर्मल कंसीडर नहीं करते हैं। तो नॉर्मल लेबर हम तभी मानेंगे अगर उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो वर्टेक्स पार्ट है, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। फोर्थ थिंग होती है हमारे पास, दैट इज दी विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, मतलब लेबर जो है वो प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब क्या है हमारे पास लेबर में क्या होती है, हमारे पास स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड द फोर्थ स्टेज। हर स्टेज की अपनी ड्यूरेशन होती है फॉर द प्राइमरी मदर एंड द सेकेंडरी मदर, दोनों के लिए क्या उसकी ड्यूरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास प्राइमरी मदर होती है, अगर उसमें हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो जो प्राइमरी मदर्स होती है उनको फर्स्ट स्टेज जो है उसमें 10 to 12 आवर्स लगते हैं, और जो मल्टी मदर्स होती हैं जो ऑलरेडी पहले डिलीवर कर चुकी है बेबी, उन केसेस में उनको जो मतलब फर्स्ट स्टेज की ड्यूरेशन जो होती है वो 6 to 8 आवर्स होती है, मतलब कम होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मदर। अब विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन मतलब जो उसका लेबर है, जितनी भी स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, वो विद इन द ड्यूरेशन पीरियड होनी चाहिए, मतलब ज्यादा एक्सटेंड ना करें अपने नॉर्मल ड्यूरेशन से, तो उस कंडीशन में हम उसे हम नॉर्मल लेबर कंसिडर करते हैं। देन आता है हमारे पास टर्मिनेशन जो है उसकी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, नेचुरल टर्मिनेशन होनी चाहिए विद द मिनिमल एज, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जितने भी उसकी इवेंट्स हैं, जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे भी बेबी जो बाहर आ रहा है, दैट शुड बी कम्स विद दी नेचुरल प्रोसेस, उसमें कुछ भी हमें आर्टिफिशियली हमें खुद कुछ ना करना पड़े, तो ठीक है, मिनिमम कम से कम हमारी इंटरफेरेंस हो, तो वो कंडीशन आती है। एंड मेन चीज आती है हमारे पास, दैट इज द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर एंड द बेबी, मतलब मदर और बेबी की दोनों की आउटकम जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, दोनों ही डिलीवरी के बाद मदर और बेबी दोनों हेल्दी होने चाहिए। अगर ये हमारे लेबर जो है ये सारी चीजों को फॉलो करता है, मतलब स्पॉन्टेनियस है, ऑनसेट उसकी स्पॉन्टेनियस है, टर्म पे बेबी है, विदाउट प्रोलॉन्गेशन है उसकी, ठीक है, देन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, देन उसका नेचुरल टर्मिनेशन हुआ है मिनिमल एज के साथ, और मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी हैं, तो उस कंडीशन में उस लेबर को हम बोलते हैं नॉर्मल लेबर, दैट इज आल्सो नोन एज द यूटोसिया। एंड सेकेंड आता है हमारे पास अबनॉर्मल लेबर, तो हम लेबर को अबनॉर्मल कब बोलेंगे, दैट इज आल्सो नोन एज दी डिस्ट्रोशिया। दैट मीन्स अगर ये इन सारी चीजों में से कुछ भी अबनॉर्मलिटी आ गई, मतलब अगर लेबर ने जो हमारे नॉर्मल लेबर में जो जो चीजें हमने पढ़ी हैं उसके अगर ऑपोजिट हो, मतलब स्पॉन्टेनियस ऑनसेट नहीं है, हम इंड्यूस कर रहे हैं, टर्म पे बेबी नहीं है, या फिर उसकी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन नहीं है, वर्टेक्स के अलावा कोई और प्रेजेंटेशन है, या फिर उसकी प्रोलॉन्गेशन हो रही है जब मदर और बेबी में से कोई हेल्दी नहीं है, या फिर नेचुरल टर्मिनेशन नहीं हुई है, अगर इनमें से कुछ भी वेरिएशंस आती हैं तो उस केस में हम उस लेबर को क्या मानते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज दी अबनॉर्मल लेबर, दैट इज अ डिस्ट्रोशिया। अब आता है हमारे पास कि अब हम जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, या फिर जो मदर डिलीवरी की डेट जो है उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारी डिलीवरी की डेट होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास नीडल्स फार्मूला आता है, जिसमें हमारे पास आता है दैट इज द ईडीडी। ईडीडी मतलब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड ड्यू डेट भी बोल सकते हैं, कि मतलब बेबी मदर की डिलीवरी कब होगी। तो जो हमारी ईडीडी हम निकालते हैं तो 4% केसेस में ही चांसेस होते हैं कि जो मदर की जो डिलीवरी होती है वो एग्जैक्टली ईडीडी डेट पे आएगी, अदरवाइज उसके ऊपर जा फिर 1 वीक 2 वीक जो है ऊपर जा फिर नीचे हो सकती है। तो लेकिन ये हमें एक तरह से एक आइडिया दे देता है कि मदर की जो डिलीवरी है वो इस टाइम पीरियड के अंदर ही होगी, या तो उससे 1-2 वीक पहले भी हो सकती है, उस डेट पे भी हो सकती है, उस डेट से 1-2 वीक बाद में भी हो सकती है। तो इसको हम कैलकुलेट करके विद द हेल्प ऑफ द नीडल्स फार्मूला, तो वो नीडल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज दी LMP प्लस 7 days प्लस 9 month। तो LMP क्या होती है, दैट इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब जब मदर को लास्ट टाइम जब भी उसको मेंस्ट्रुएशन आई है उसकी जो फर्स्ट डेट होती है उसे हम कंसीडर करते हैं एज ए LMP। उस डेट के अंदर हमने 7 days और 9 month को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मान लो किसी मदर की जो LMP है वो 12, 6 और 22 है, तो अगर हम उसकी ईडीडी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले हमने इस 12 में 7 को ऐड करना है, तो 12 + 7 दैट इज 19। अब इस 6 में हमने 9 मंथ ऐड करने हैं, तो अगर हम इस 6 में 9 मंथ ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो 9 मंथ ऐड करने पे हुआ जाता है 3, और यहाँ पे ईयर क्या होगा उसका चेंज होगा, दैट इज 23। तो दैट मीन्स उसकी ईडीडी, अगर उसकी एलएफटी जो है वो 12, 6, 22 है, तो उसकी ईडीडी जो है वो 19,323 होगी। अब इसमें एक इजी मेथड ये भी होता है कि जैसे हम इसमें 6 में हमने बोला कि जो मंथ है उसमें हमने 9 मंथ ऐड करना है। एक इजी वे है हमारे पास, अगर हम इस मंथ में से 3 मंथ पीछे चले जाओ तो हमारी डेट जो है वो सेम आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अब 6 था, तो 6 - 3 दैट इज 3, क्योंकि 9 + 3 क्या होता है 12 मंथ होते हैं। तो जा तो बेसिकली हमारा जो फार्मूला है वो यही बोलता है कि हमने 9 मंथ को ऐड करना है, लेकिन फॉर द इजी प्रोसेस हम क्या करते हैं, जो मंथ है हमारे पास हमें कैलकुलेट करने की बजाय हम क्या करेंगे, उस मंथ में से हमने 3 मंथ को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 मंथ एडेड आएंगे, एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हम उसकी ईडीडी निकाल सकते हैं। सो दैट इज अ ईडीडी कि डेट ऑफ डिलीवरी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास दैट इज दी कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, मतलब अब ये जो लेबर है वो लेबर स्टार्ट कैसे होता है, क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो एग्जैक्टली हमारा लेबर को स्टार्ट करने की कॉजेस क्या है, किस वजह से लेबर स्टार्ट होते हैं वो हमें नहीं पता, दैट इज अननोन है कि एग्जैक्टली कॉज क्या है। लेकिन माना जाता है कि हमारे पास लेबर को स्टार्ट करने के लिए तीनों फैक्टर्स आते हैं, फीटल की पार्टिसिपेशन होती है, प्लेसेंटा की पार्टिसिपेशन होती है, एंड द मैटरनल, तीनों ही आते हैं, मतलब तीनों तरफ से कॉजेस होते हैं लेबर को स्टार्ट करने के लिए। तो अब हम अगर इनको डिस्कस करें तो बेसिकली क्या होता है, अब प्रेगनेंसी में क्या है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस होती जाएगी मदर का यूट्रस जो वो डिस्टेंड होता रहेगा, ठीक है, वो मतलब यूट्रस उसका डिस्टेंड हो रहा है, तो जिस वजह से क्या मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं। तो यूट्राइन मसल्स के स्ट्रेच होने की वजह से क्या होता है, जो गैप जंक्शन होता है, गैप जंक्शन क्या होता है, गैप जंक्शन क्या है, तो दो मतलब इंटरमेम्ब्रेनियस जो गैप होता है, जब जो हमारे दो सेल्स के बीच में, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, दो मसल्स के बीच में जो गैप है उसे हम बोलते हैं गैप जंक्शन। तो जैसे जैसे एब्डोमेन का साइज इंक्रीज होता रहता है, स्ट्रेचिंग की वजह से क्या होता है, जो गैप जंक्शन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो गैप जंक्शन इंक्रीज होने की वजह से अब हमारे पास जो हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती है, लाइक एक्टिन है, मायोसिन है, दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जिसकी वजह से हमारी मसल्स होती है वो कंट्रैक्ट करती हैं। अब गैप जंक्शन की इंक्रीज होने की वजह से दो मेम्ब्रेन के बीच का गैप इंक्रीज हो गया, तो उस वजह से क्या होगा, जो हमारी कॉन्ट्रैक्शंस आएगी दैट विल बी विद द फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन, प्रॉपर फोर्स के साथ जो होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मसल हमारे एब्डोमेन के साइज इंक्रीज होने की वजह से, डिस्टेंशन होने की वजह से गैप जंक्शन इंक्रीज हो गया। सेकंड थिंग, जो हमारी मायोमेट्रियल लेयर होती है उसकी क्या है, उसकी वो भी क्या होगी, उसकी जो मतलब मायोमेट्रियल रिसेप्टर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, मायोमेट्रियम जो होती है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है फॉर दी प्रोस्टाग्लैंडिन एंड द ऑक्सीटॉसिन, मतलब हमारी मायोमेट्रियल लेयर जो है दैट विल बी मोर सेंसिटिव, that will increase their receptors for the prostaglandin and the oxytocin। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब देखो सेकंड थिंग क्या होती है, जैसे हमारी जो पार्चुरेशन क्या होता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। जैसे पार्चुरेशन की कैस्केड होती है, मतलब इवेंट्स होती है, जैसे जैसे वो ड्रॉप आउट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो फीटल का जो हाइपोथैलेमस है दैट विल बी स्टिमुलेटेड। तो उसका एग्जैक्टली कॉज क्या है, दैट फैक्टर इज अननोन। लेकिन उस केस में क्या होता है, जैसे ही हमारी इवेंट्स होती है वो लेबर जो होता है वो टाइम आता जाता है उसका, तो उस केस में क्या होता है, जो फीटल का हाइपोथैलेमस है वो स्टिमुलेट हो जाता है एंड इट विल रिलीज द हार्मोन दैट इज नोन एज द CRH। अब CRH हार्मोन क्या होता है, दैट इज अ कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है, ये फीटल की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज अबाउट द फीटल, तो ये फीटल की पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, इट विल रिलीज द अनदर हार्मोन दैट इज नोन एज द ACTH, दैट इज द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो ये ACTH हार्मोन जो है वो क्या करते हैं, वो बेबी के फीटल के एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं टू प्रोड्यूस द कोर्टिसोल। तो वो क्या करते हैं, वो कोर्टिसोल की प्रोडक्शन करते हैं। अब ये कोर्टिसोल क्या करता है, इस कोर्टिसोल का क्या काम होता है, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड
प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये ओस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं ये कोर्टिसोल। तो जैसे ही फीटल का हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ, उसने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने फिर एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और एड्रिनल ग्लैंड ने कोर्टिसोल हार्मोन की प्रोडक्शन की। तो ये जो कोर्टिसोल हार्मोन्स है, इनकी वजह से क्या हो गया, हमारे ओस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उनका लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या है, अब ओस्ट्रोजन क्या करेगा, ओस्ट्रोजन के क्या काम होते हैं, एक तो ये ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन की स्टिमुलेशन सेक्रेशन जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है। सेकंड, ये हमारे जो गैप जंक्शन है उसको भी इंक्रीज करेगा, गैप जंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन जो आएंगी वो फोर्सफुली आएंगी। थर्ड थिंग क्या है, ये हमारे सेम ये जो मायोमेट्रिक रिसेप्टर्स है इनको ये स्टिमुलेट करता है। तो ये हमारे जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं उनका नंबर और उनकी सेंसिटिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो ये ओस्ट्रोजन के फंक्शंस है, मतलब ओस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल, ऑक्सीटोसिन का लेवल जो होता है वो सारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या है, अब इनका लेवल इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन भी इंक्रीज हो रही है, और ऑक्सीटोसिन का बेसिकली काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन क्या करती है, ये भी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो दैट मींस उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब इसमें एक चीज आती है, फीटल एड्रिनल जो है तो वो कोर्टिसोल को रिलीज कर रहा है, सेकंड वो क्या करता है, वो रिलीज करता है DHEAS, दैट इज अ डिहाइड्रो एपीएंडेस्ट्रोन सल्फेट। अब इसका काम क्या होता है, ये जो हमारा DHEAS है ये क्या करता है, ये फीटल में प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन की लेवल जो होती है उसको डिक्रीज कर देता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशंस को डिक्रीज कर देता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो बन तो रहा है, उसकी सेक्रेशन हो रही है, लेकिन उसकी जो रेशियो होती है, अब बेसिकली क्या होता है, अब हमारी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या है, हमारा प्रोजेस्टेरोन एंड ओस्ट्रोजन इन दोनों का लेवल जो होता है वो हाई होता है। बट इनकी अगर हम रेशियो की बात करें तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है ये ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू द ओस्ट्रोजन। तो ओस्ट्रोजन का लेवल जो है वो प्रोजेस्टेरोन के लेवल से ज्यादा होता है। जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था हमारे लास्ट लेक्चर में भी कि जब तक हमारे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर, मदर के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होता है वो हाई रहता है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना है वो बेसिकली डिपेंड किस चीज पे करता है, द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन एंड ओस्ट्रोजन इन द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बेसिकली प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना है, जब तक हमारे ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है तब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टार्ट नहीं होता है। तो अब क्या है, ये जो DHEA है ये क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन को डिक्रीज कर देता है। दैट मींस प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट तो हो रहा है, लेकिन ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो इनकी रेशियो होती है वो अल्टर हो जाती है। अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू द ओस्ट्रोजन, मतलब अब ओस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है। ओस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज हो गया। तो बेसिकली ये ऑक्सीटोसिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ये क्या करते हैं, हमारी यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब ये जो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये कहाँ पे सेक्रेट होते हैं, जो हमारे एम्नियोन है, कोरियोन है, डेसिड्यूल सेल्स होते हैं या फिर मायोमेट्रियल सेल्स होते हैं, इनके थ्रू जो होती है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रेशंस होती हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन पे भी हमारे पास E2 आता है और F2 अल्फा आता है, तो इनकी क्या होती है, सेक्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि ओस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल इंक्रीज हो गया, गैप जंक्शन इंक्रीज हो गए, स्ट्रक्चर जो रिसेप्टर्स हैं हमारे सेंसिटिव हो जा, उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो इन सब की वजह से क्या होती है, जो हमारी यूट्राइन मसल्स होती हैं दे विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा लेबर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास मेथड कॉजेस हैं कि किस वजह से हमारा जो हमारी लेबर जो होती है वो स्टार्ट होती है। तो इसके कॉजेस में हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास फीटल, प्लेसेंटल एंड मैटरनल तीनों तरह के कॉजेस होते हैं। तो फीटल का जो हाइपोथैलेमस है उसकी वजह से वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जो कि कोर्टिसोल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कोर्टिसोल क्या करता है, ये भी हमारे
मदर के अंदर ओस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ओस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हुआ तो ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ जो मायोमेट्रियल रिसेप्टर जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटॉक्सिन के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे, ज्यादा सेक्रेशन करेंगे। गैप जंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। गैप जंक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो कंट्रैक्शंस आएंगी वो फोर्सफुली आएंगी, ज्यादा फोर्स के साथ आएंगी। देन स्ट्रेच जो रिसेप्टर्स हैं और उनका नंबर और सेंसिटिविटी जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। इन सब की वजह से क्या होगी, यूट्राइन मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और लेबर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्लेसेंटा के हैं, ये मैटरनल है एंड ये सारे फीटल है कि क्या क्या इनके कॉजेस होते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट दी कॉजेस ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। तो जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ये ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हुई, इम्बैलेंस हुआ, तो उस वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी, ऑक्सीटॉक्सिन की ओस्ट्रोजन की सेक्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी। ऑक्सीटॉक्सिन की सेक्रेशन, ऑस्ट्रोजन की सेक्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीटॉक्सिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मायोमेट्रिक रिसेप्टर जो होते हैं वो भी ज्यादा अपनी इंक्रीज कर देंगे, ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे फॉर द ऑक्सीटॉक्सिन। तो इन सब की वजह से क्या होता है, अब हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो गया। ये जो इम्बैलेंस हो गया, पहले बैलेंस रहता था ना थ्रू आउट द प्रेगनेंसी की प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई है और ऑस्ट्रोजन का कम है इनकी रेशियो के कंपैरिजन, लेकिन अब क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन की सेक्रेशन कम होगी और ऑस्ट्रोजन की ज्यादा होगी। मतलब ये जो रेशियो थी प्रोजेस्टेरोन और ऑस्ट्रोजन की वो अल्टर होगी। तो इसके अल्टर होने की वजह से क्या होते हैं, जो हमारी साइट है, लाइक जो हमारी एम्नियोन है, कोरियोन है, या फिर डेसिड्यूल सेल्स होते हैं, मायोमेट्रियल होते हैं, ये सारे के सारे सेंसिटिव हो जाते हैं टू सेक्रेट द ऑक्सीटॉक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन की दोनों टाइप ई और F2 अल्फा, और साथ ही साथ ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं कैप, CAP, उनको भी, उनकी सेक्रेशन भी इंक्रीज कर देती है। तो इन सब की सेक्रेशन इंक्रीज होने की वजह से यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्टार्ट हो जाती हैं और जिस वजह से हमारा लेबर जो है वो स्टार्ट होगा। सो दैट इज ऑल अबाउट की हाउ द लेबर विल बी स्टार्ट, कि उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं, किस वजह से हमारा लेबर जो होता है स्टार्ट होता है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द दिस टॉपिक कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लेबर। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है टॉपिक के, कुछ भी आपको डाउट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में और पूछ सकते हो उसके बारे में, और आई विल रिप्लाई फॉर दैट। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। सो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आप लोग जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो गेन कर सके और जल्दी से जल्दी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको ले सके। थैंक यू एवरीवन।